हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित का चौथा यूनिट, जिसका नाम है बीजगणित तथा बीजगणितीय चिंतन के बारे में हम बात करने वाले हैं। यूनिट आपका ये वाला 8 नंबर का है। 8 नंबर इस यूनिट में आपको पक्के करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपका चौथा यूनिट हम कवर कर लें। यहाँ पर दोस्तों समीकरणों के तौर पर ज़्यादा बात करी गई है। बीजगणित के बारे में कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन सबको लेकर के हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और गणित के जो सभी यूनिट्स हैं उन सब के वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के वहाँ से यूनिट बाय यूनिट देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए पहला अपने पास में टॉपिक आता है बीजगणितीय चिंतन के बारे में। बीजगणितीय चिंतन क्या होता है? अंकगणित का जो सामान्यीकरण है वो क्या है? बीजगणित है। अर्थात गणितीय कथनों को बीजगणितीय स्वरूप में व्यक्त करके उनका संबंध देखना, विशेष जो स्थिति है उसके लिए अज्ञात राशि का मान बता पाना बीजगणितीय सोच का एक मुख्य आधार है। प्रतीकों का उपयोग करके सामान्यीकरण करना, यही बीजगणित व बीजगणितीय चिंतन कहलाता है। प्रतीकों का उपयोग, आप एक लाइन ये याद रख सकते हैं कि प्रतीकों का उपयोग करना और उनका सामान्यीकरण करना, ये क्या कहलाता है? बीजगणित और बीजगणितीय चिंतन कहलाता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अंकगणित और बीजगणित में अंतर क्या है। अंकगणित और बीजगणित में अंतर देखिए, किसी क्रियाकलाप पर केंद्रित होने का अर्थ है विशिष्ट आंकिक उत्तरों का ज्ञान करना। अंकगणित तो क्या है? विशिष्ट आंकिक उत्तरों का ज्ञान प्राप्त होता है इसमें। और बीजगणित में प्रक्रियाओं, संबंधों की उत्पत्ति और उन्हें सामान्य तथा सरल रूप में व्यक्त करने पर जोर दिया जाता है। अंकगणित में तो क्या हुआ? आंकिक उत्तरों का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और दूसरी ओर यहाँ पर बीजगणित में सामान्य तथा सरल रूप में व्यक्त जो संबंध हैं उनको व्यक्त करना, उनकी उत्पत्ति, उन सब के बारे में यहाँ पर हमें पता चला। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रक्रिया से नियम की ओर बढ़ने के चरण। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा फ्लैश का दिक्कत होने की वजह से यहाँ पर ये मिसप्रिंट उधर हो गया है, एरर थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रक्रिया से नियम की ओर बढ़ने के चरण की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला चरण है विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में दिए गए संबंधों को सामान्य रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता महसूस हो। दूसरा बिंदु, अंकगणित को मात्राओं के बीच में सामान्य संबंधों के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा चरण यहाँ पर आएगा, बीजगणित में अक्षरों तथा संख्याओं को साथ साथ प्रयोग किया जाता है। यह केवल अक्षर या संकेत का उपयोग मात्र नहीं है, यहाँ पर अक्षरों और संख्याओं को भी साथ साथ प्रयोग किया जाता है। चौथा चरण देखिए, संख्या का मान जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस संख्या का दूसरी संख्याओं के साथ में संबंध जानना ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये 4 चरण आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं सामान्यीकरण को लेकर के। सामान्यीकरण में यहाँ पर देखिए, विशेष जानकारी से सामान्य जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम सामान्यीकरण कहते हैं। सिंपल सी लाइन है, आपको ध्यान रखना है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न का सीखना जरूरी होता है, क्योंकि पैटर्न आकर्षक और नियमों पर आधारित होते हैं। नियम बना करके उन नियमों का सामान्यीकरण करने में मदद करते हैं। तो ये पैटर्न हो गया। इसके बाद में प्रत्यकीकरण की बात हो रही है। तो बीजगणित वस्तुतः अंकगणित का ही प्रसार है। बीजगणित गणित की एक संक्षिप्त भाषा है जिसका विकास अंकगणित के साथ ही संभव हो सका है। अंकगणित की संख्या प्रणाली को आधार बना करके जब संख्याओं के स्थान पर प्रतीक, अक्षरों, पदों और संकेतों का प्रयोग किया जाने लगा तो बीजगणित का जन्म हुआ। संख्याओं के स्थान पर प्रयुक्त प्रतीक, अक्षर, पद या संकेत बीज कहलाते हैं। तो ये कुछ प्रत्यकीकरण के अंतर्गत ध्यान रखनी है बातें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो 1 नंबर का प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अमूर्तीकरण क्या होता है? अमूर्तीकरण में देखिए, ऐसी स्थितियां जो हमने देखी नहीं है और शायद देख भी नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों को गणित की भाषा में अमूर्तीकरण कहते हैं। अमूर्तीकरण का मतलब है जिन्हें हम मूर्ति रूप में नहीं ला सकते हैं। इस तरह से अभी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। अमूर्त सोच का विकास 10 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। अमूर्त सोच का मतलब है कि सिर्फ कल्पना करना। मूर्त सोच का मतलब क्या है कि चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी उत्पाद वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके सामने है, हूबहू आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पर अमूर्तीकरण क्या होगा कि सिर्फ आप उस बारे में कल्पना कर रहे हैं। समापवर्त्य यहाँ पर रहेगा, जो संख्याएं दी हुई संख्याओं की गुणज होती है उन्हें उन संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, वो सारे टॉपिक्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उनको जरूर से क्लियर कर लेना। तो वो अपन ने अलग वीडियो में डिस्कशन कर रखा है, अलग यूनिट में। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं गुणनखंड को लेकर के। जो संख्याएं दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग देती हैं, उन संख्याओं को, उन संख्या का गुणनखंड कहते हैं। नॉर्मल सी बात है।
ये आप जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं चरों के बारे में, समीकरणों के बारे में, जो कि इस यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। चर की अवधारणा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। गणितीय कथनों को व्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी, हिंदी अक्षर या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। इनमें अक्षर पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका मान स्थिर नहीं रहता है, इनका मान परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इन्हें चर राशि कहते हैं। समीकरण की हम बात करते हैं तो समीकरण दो राशियों या फिर व्यंजकों के बीच में एक संबंध होता है, जैसे 5 + l बराबर 7 - l, तो ये क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। या फिर 9 + l बराबर 6 + 4। जब आप किसी व्यंजक में किसी चर का उपयोग करते हैं तो उसे समीकरण हम कहते हैं। तो समीकरण की परिभाषा ध्यान रखनी है। समीकरणों के प्रकार के रूप में आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि रैखिक समीकरण जो होता है, इसमें एक सीधी रेखा बनाने के लिए दिया गया समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। इसके भेद आपको दो भेद ध्यान रखने हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3n + 7 है बराबर में 25 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ 7 घटाएंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 7 को राइट साइड यहाँ पर भेजेंगे, तो 3n बराबर 25 - 7 हो जाएगा, और n का यहाँ पर रख देंगे और 3 को भी इधर भाग में भेज देंगे, तो 25 - 7 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में 3 चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर 7 बड़ा आ रहा है तो 7 को घटाने के बाद में भी इस तरह से भी हम कर सकते हैं, तो n का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा समीकरण आप देख रहे हैं, -2m + 9 है और बराबर में 1 है, तो दोनों तरफ 2m जोड़ेंगे। या फिर 2m को इधर भेज देंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 1 को ले आएंगे, तो 1 इधर माइनस में आ जाएगा, और -2m है जो ये इधर प्लस में चला जाएगा, तो -2m का +2 हो जाएगा। तो +2m बराबर में अपने पास में क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस में आ रहा है और 9 यहाँ पर प्लस का है, तो 8 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर 8/2, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ 2m जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड अपने पास में 2m बच जाएगा, और प्लस का 1 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। 1 को दूसरी साइड भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 बच जाएगा, और 2m अपने पास में क्या रह जाएगा इधर राइट साइड में। या फिर आप 1 घटाएंगे तब भी ऐसा ही सीन हो जाएगा, और 8/2 यहाँ पर अपने पास में 4 आ जाएगा m का मान। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं इनके। जिस भी चर का मान आपको पता करना है, जैसे पहले उदाहरण में हमने n का मान ज्ञात करा है, तो n वाली n से जुड़ी संख्याओं को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ भेज देंगे, और फिर जो n के गुणा में संख्या है उसका उस सामने वाली संख्या में भाग दे करके सीधा सिंपल भी अपन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देखिए, व्यंजकों का गुणा को लेकर के टॉपिक रहता है आपके। उदाहरण आप देखिए, पहला उदाहरण है x + y और गुणा में क्या है x + 3। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x का एक बार इससे गुणा करेंगे, फिर एक बार y से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे इनको, तो x + 3 हो जाएगा, प्लस का y x + 3 हो जाएगा। और इसका समीकरण कैसे बनेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से करेंगे तो 3x, और y को x से करेंगे तो yx, और y को 3 से करेंगे तो 3y। तो ये क्या हो गया, पूरा समीकरण बन गया। इधर एक और उदाहरण देखिए आप, s - 9 है और u + s है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले s को दोनों से गुणा कर देंगे, और फिर माइनस का 9 लगा करके इसको -9 को भी इनसे गुणा कर देंगे। तो इस तरह से अपने पास में समीकरण बनेगा, s u हो जाएगा सबसे पहले तो, और s s हो जाएगा, यहाँ पर s s मतलब कि s² हो जाएगा, और माइनस का 9 को v से करेंगे, 9 को u से करेंगे तो 9u, और माइनस का 9s अपने पास में। इस तरह से समीकरण बन जाएगा। तीसरा वाला भी ऐसा ही है, जिसमें a - 3 है और गुणा में d - 2 है, तो सबसे पहले a को दोनों से गुणा कर देंगे, और फिर माइनस का 3 को यहाँ पर दोनों से गुणा कर देंगे, और अपने पास में ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, व्यंजकों का गुणा है। व्यंजकों के गुणनखंड की हम बात करते हैं कि कोई व्यंजक अपने को दिया हुआ है, ऑलरेडी 16 दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपन ने यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर आए हैं, इस तरह का समीकरण अब अपने को दिया हुआ होगा, और वापस से पहले वाली संख्या अपने को ऐसे कोष्टक वाला बनाना है, तो वो गुणनखंड भी अपने को बनाना आना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं x² + 5x + 6 है यहाँ पर। तो इसकी एक सिंपल ट्रिक ये रहती है कि बीच वाली संख्या जो है अपने पास में, इसको अपने को गुणनखंड करना होता है, इसके टुकड़े करने होते हैं। उनका जोड़ तो अपने पास में बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो इधर साइड वाली संख्या अपने पास में आनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 6 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, 6 है, 5 नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावा सीधा सिंपल आप क्या करेंगे, देखिए 2x + 3x यहाँ पर है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5x आएगा, और 2x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा, मतलब इन दोनों का गुणा आ जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिक लगानी है।
और फिर आप करेंगे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 इधर चला जाएगा कोष्टक में, और इधर देखेंगे तो 3x प्लस 6 है, यहाँ पर 5 नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, 6 यहाँ पर है, 3x प्लस 6 तो 3 कॉमन आएगा और x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, और x प्लस 2 इधर कॉमन ले लेंगे और x प्लस 3 इधर आ जाएगा। तो ये अपने पास में व्यंजकों का गुणनखंड तैयार हो गया है। दूसरा उदाहरण आप थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x है अपने पास में और प्लस का 18 है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखिए बीच वाली संख्या का गुणनखंड करना है अपने को, दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर तो 9x आए और मल्टीप्लाई करने पर ये साइड वाली संख्याओं का गुणा आए। जैसे 18x स्क्वायर है अपने पास में साइड में, तो 18x स्क्वायर इनको गुणा करने पर आना चाहिए। तो 3x और 6x अपने पास में दो गुणनखंड ऐसे हुए कि -3x और -6x मतलब माइनस का 9x हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 36 18 हो जाएगा, तो 18x स्क्वायर हो गया। तो ये अपने पास में इसका गुणनखंड आ गया है, और यहाँ पर लास्ट में 18 आपको डाल देना है। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, x माइनस 3x में x कॉमन आएगा और x माइनस 3 कोष्टक में आ गया है। इधर दूसरी जो दो संख्याएं हैं इनमें आप देखेंगे कि माइनस का 6 कॉमन आ रहा है और 6 को इधर साइड में ले लेंगे, और 6 दूनी 12 और 36 18 होता है, तो x माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा अंदर में, और यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 6 यहाँ पर दो गुणनखंड इसके भी अपने पास में आ गए हैं। तो इस तरह से आपको व्यंजकों का गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। इसके बाद में अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों को लेकर के। इसमें देखिए 3x प्लस 4y बराबर 28 है और 5x माइनस 2y बराबर 12 है। तो x और y का आपको मान ज्ञात करना। इसका सीधा सिंपल तरीका क्या रहता है कि दोनों समीकरणों को ऐसे ऊपर नीचे रखना है, पहले वाले को ऊपर दूसरे वाले को नीचे, और जो कट रहा है उसको काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो गुणा करके उसको संख्याओं को बराबर ला करके फिर आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस का y है और नीचे का 2y है, तो यहाँ पर अपने को नीचे वाली संख्या को 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 4y यहाँ पर हो जाएगा, और ये y कैंसिल हो जाएगा और x का मान अपन ज्ञात कर लेंगे जोड़ करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधा सिंपल तरीके से कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर अपने पास में 10x माइनस का 4y और बराबर में 24 अपने पास में आता है। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला तो अपने पास में कैंसिल हो गया है, और 3x और 10x क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा, और यहाँ पर इनको जोड़ने पर 52 आ रहा है, और x बराबर 52 बटे यहाँ पर 13 होएगा, और x बराबर 4 अपने पास में इधर उत्तर आ गया है। x का मान अपने पास में आ गया है। अब दूसरा अपने को y का मान ज्ञात करना है। तो जो अपने पास में दो समीकरण थे स्टार्टिंग में, उनमें से किसी में भी एक समीकरण में x का मान रख करके y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में क्या रखा, देखिए 3 गुणा 4 यहाँ पर करेंगे और प्लस का 4y है और बराबर 28 है, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4y यहाँ पर आ जाएगा और बराबर में 28। 4y को इधर एक साइड रखेंगे और बाकी सारी जो संख्याएं हैं उनको इधर भेज करके y का मान भी अपने पास में 4 आ गया है। इस तरह से सोल्व करना आपको आना चाहिए। छोटी क्लासों से लगातार ऐसे समीकरण सोल्व करते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत समस्या अपने को इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पर गुणनखंड देखिए, आपके पास में 9a स्क्वायर है माइनस का 42ab है प्लस का 49b स्क्वायर है। इसका गुणनखंड करना है। यदि a बराबर 5 है और b बराबर 2 है तो व्यंजक का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे समीकरण को। यहाँ पर आपको सोल्व करने के लिए इस तरह से फॉर्मूला एक लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मूले के अंतर्गत ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3a माइनस 7b का होल स्क्वायर ये अपने पास में सोल्व हो गया है, और व्यंजक को a बराबर 5 और b बराबर 2 में हम रखेंगे, जो कि अपने पास में यहाँ पर प्रश्न में मान दिया हुआ है, और उसमें यहाँ पर रखेंगे और सोल्व करेंगे तो एक इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसकी प्रोसेस और समझ लीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड वाला काम है नहीं, अपने पास में नॉर्मल सिंपल मैथ है। बीजगणित सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को आने वाली परेशानियों को लेकर के भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। कौन कौन सी परेशानियां बीजगणित सीखने में विद्यार्थियों को आती है उस बारे में देखिए। प्राय विद्यार्थी बीजगणित के प्रश्नों को बिना समझे यांत्रिक रूप से हल करते हैं तथा क्रियाविधि को रट करके बीजगणित के प्रश्नों को हल करते हैं। अधिकांश विद्यार्थी बीजगणित को अंकगणित से अलग विषय मानते हैं तथा यह समझ पाने की असमर्थ रखते हैं, यह समझ पाने में असमर्थ होते हैं कि बीजगणित अंकगणित का ही एक प्रसार मात्र है। विद्यार्थियों को बीजगणितीय चिंतन एवं तर्क की गहनता को न समझ पाने के कारण ही बीजगणित सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस 4th यूनिट के लिए ध्यान रखने हैं। आई होप दोस्तों आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट करके बताना है, और बाकी कुछ ऐसा हार्ड टॉपिक है नहीं इसमें। स्पेशली तौर पर जो समीकरणों को लेकर के बात करी गई है, 2-3 प्रकार हमने देखे हैं, गुणनखंड में तोड़ना, गुणनखंड को वापस से समीकरण में बदलना, और 2 समीकरणों को यहाँ पर सोल्व करके x और y का मान पता करना। तो ऐसे कुछ सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन यहाँ पर इस यूनिट से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया
दिया होगा, कोई दिक्कत समस्या रहती है तो आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन कर लेंगे और एक अलग से वीडियो भी लाने की कोशिश कर देंगे जिसमें आपको समीकरण सोल्व करना सिखा देंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। गणित के बाकी सभी यूनिट्स को आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के इजीली देख पाएंगे, यूनिट बाय यूनिट देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।